दोस्तों, आज फिर से भूतिया खंडहर की रोमांचक और खौफनाक डरावनी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कहानी में आप जो सुनने वाले हैं, इस कहानी के हर एक मोड़ पे खौफ और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहां से कहानी को देख रहे हैं। अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। और आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं अपने माता पिता के साथ हरियाणा के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी अफसर थे और माँ एक घरेलू थी। वैसे विक्रम का सारा बचपन हरियाणा में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गया था और ऊपर वाले की मर्जी से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवट बदलने लगा। दिन रात, महीने और कुछ साल ऐसे करते कुछ दिन बीत गए, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। विक्रम हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियां का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थीं। गमले के फूल खिलखिला रहे थे और पक्षियों की आवाज चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत नजारों का एक रंग रंगा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। विक्रम भी इन प्रगति ओ के नजारों में कुछ डूब सा गया था। तभी अचानक उसने एक फुसफुस हट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? ये आवाज विक्रम के ठीक पीछे से आई थी। विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को बड़ी ही जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई न था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी, लेकिन वह भी 1 महीने से काम पर नहीं आ रही थी। तो फिर यह आवाज किसकी थी? विक्रम को जब कोई ना दिखा तो वह अपने कमरे के अंदर जाके खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। विक्रम ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया, पर वो बीती हुई बात कोई वहम ना थी। वह तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात विक्रम चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसे यह समझते देर ना लगी कि शायद वह बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था यह उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही स्वर थे जो कुछ दिन पहले विक्रम ने अपने कानों से सुना था। तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे विक्रम के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पे सटाया कि तभी किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आई। विक्रम का शरीर एक बार फिर से कांप उठा। उसके हाथ सुस्त पड़ गए और शरीर कांपने लगा। उसके हाथ में से पानी की बोतल नीचे गिर गई। वह इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वह अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन में से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ गया था कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से गिरे थे, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में नहीं जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर में घुस गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे अपने बिस्तर में ही लेटा रहा।
फिर फ्रेश होके अपने ऑफिस को जल्दी ही निकल गया। विक्रम के ऑफिस में उसके कई दोस्त थे, पर उनमें से सोनू अकेला ऐसा था जिससे विक्रम अपनी हर बात और अपनी हर प्रॉब्लम शेयर किया करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए सोनू ने विक्रम को बोला कि काम थोड़ा जल्दी खत्म कर। सोनू कुछ समय बाद फिर से बोलता है, यार तू कहाँ खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए हैं, सब ठीक तो है? राजू घबराते हुए बोलता है, हाँ यार सब ठीक है। सोनू उसे जवाब देता है, लगता तो नहीं है, बताना क्या बात है? यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सोनू बोलता है, ठीक है फिर चल जल्दी से लंच करते हैं। दोनों दोस्त लंच करने के लिए चले जाते हैं। सोनू पूछता है, अरे विक्रम तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? सॉरी यार आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। सोनू फिर पूछता है, फिर बाहर कुछ ऑर्डर किया नहीं? मुझे याद नहीं रहा। ओके कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खा लेंगे। वैसे यार एक बात पूछूं? विक्रम जवाब देता है, पूछ। सोनू पूछता है, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, तू इतना सीरियस और गुमसुम सा कभी नहीं दिखा। आज ऐसी क्या बात है? वह कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब है? विक्रम पूछता है, पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाए। सोनू जवाब देता है, अरे यार कैसी बात कर रहा है तू, छोड़ ना इन सब बातों को, अपनी समस्या बता। विक्रम ने सारी बीती बात सोनू को बता दी। सोनू बोला, देख यार मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन तेरा वहम भी हो सकता है। विक्रम बोलता है, यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले से पता था कि सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सोनू बोलता है, सॉरी यार पर मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। सुन मेरी बात मान तो कुछ दिन के लिए हरियाणा चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीज़ ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने कितने लंबे समय से कोई छुट्टी भी नहीं ली है। सोनू बोलता है, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। सोनू बोलता है, हाँ बोलना। विक्रम पूछता है, आज रात तू मेरे साथ मेरे ही रूम में रुक जा। सोनू भी मान जाता है। फिर दोनों ऑफिस के बाद विक्रम के घर के लिए निकल पड़ते हैं। सोनू बोलता है, देख विक्रम मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आ गई, पर मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। विक्रम जवाब देता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ। और दोनों दोस्त सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह सोनू बोलता है, अरे विक्रम जल्दी कर, तेरी ट्रेन ना छूट जाए। विक्रम जवाब देता है, नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ, तू सामान तब तक बाहर निकाल। सोनू विक्रम को रेलवे स्टेशन तक छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर विक्रम ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल पड़ता है। लगभग 20 घंटे की यात्रा के बाद विक्रम अपने घर पहुंचता है। वहां अपनी मम्मी पापा से मिलकर वह बहुत खुश होता है। विक्रम की मम्मी बोलती है, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर विक्रम अपनी माँ से बोलता है, माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूँगा। वैसे भी इस बार लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो चाहे वह खिलाते रहना। विक्रम के पापा बोलते हैं, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मुंबई छोड़ हमेशा के लिए यहीं आ जाए। विक्रम बोलता है, नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। विक्रम, यहाँ आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक विक्रम की माँ घबराते हुए बोलती है, जी आपने कुछ सुना? विक्रम के पापा बोलते हैं, क्या हुआ, रात के 1 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है? विक्रम की माँ बोली, जी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही? विक्रम के पापा बोलते हैं, हाँ आ तो रही है, लेकिन ये आवाज़ तो विक्रम के कमरे में से आ रही है, वो ठीक तो है। फिर दोनों विक्रम के कमरे की ओर जाते हैं। विक्रम नींद में बड़बड़ा हुआ बोल रहा था, तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रम की माँ घबराते हुए विक्रम को जगाती है। अरे विक्रम उठ, क्या हुआ, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? तभी विक्रम घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। विक्रम के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए कहते हैं, ले बेटा पहले ये पानी पी।
विक्रम पानी पीता है। विक्रम के पापा फिर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? विक्रम नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। उसने बोला, कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। अब आप लोग सो जाओ। विक्रम के माता पिता सोने चले जाते हैं, पर अभी भी जाग रहा था। वह बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था कि समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुंबई में तो ऐसी घटनाएं मेरे लिए आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। विक्रम ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने अपने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडहर में खड़ी थी और वहां से विक्रम को बुला रही थी। अब तो जैसे विक्रम को आए दिन यह दौरे पड़ने लगे। विक्रम के माँ बाप बहुत घबरा गए थे, पर उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करें भी तो क्या करें। इधर विक्रम हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर टाल देता था, पर विक्रम को लगता था कि सपने वाले खंडहर को देखा है, लेकिन कहाँ यह उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पर थोड़ा जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वह खंडहर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वह उस खंडहर देखना चाहता था। उसने मन में निर्णय किया कि कल ही वह उस खंडहर को देखने जाएगा। अगले दिन उसने उस खंडहर को खोजने निकला और वह खंडहर मिल भी गया। वह खंडहर सपने जैसा बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस खंडहर के अंदर जा सके। वह घर की ओर लौटने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। विक्रम के जैसे पूरे बदन में सांप रेंग गए हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वह इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल भी वहीं फेंक तेज कदमों से घर भाग आया। विक्रम के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वो लोग मजबूर थे। विक्रम की माँ विक्रम के पास आकर बोलती है, कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है माँ। तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। विक्रम की माँ फिर उदास मन से बोलती है, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? विक्रम अपनी माँ को बोलता है, मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी न मेरे सपनों की वजह से परेशान रहते हो। विक्रम की माँ ने विक्रम को खूब समझाया, पर विक्रम ने उनकी एक ना सुनी और अगले दिन उसके माता पिता उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर विक्रम बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं? वैसे भी अकेला हूं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन वह आवाज तो बिना सपने के भी आ जाती है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। विक्रम फिर खुद से ही बात करने लगता है, इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे उस खंडहर में ही मिल पाएंगे। लेकिन प्रसन्न ये उठता है कि कैसे, क्यों ना मैं फिर एक बार उस खंडहर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज किसकी की थी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं, वो तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हैं। पर क्या रात में जाना सही होगा? वहाँ दिन में ही इतना डर लगता है। लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है, क्यों ना एक ही दिन में सारे झंझट का निपटारा कर दिया जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाऊं। अब चाहे जो हो जाए, आज की रात तो मैं जाऊंगा वहाँ। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले लेना होगा। विक्रम उस रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडहर की ओर चल देता है। विक्रम घर से निकल तो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भी भारी सा होने लगा था, जिससे उसके कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। सड़क के किनारे पे खड़े पेड़ पौधे हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कि उन सभी को विक्रम के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी विक्रम इन सब को पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था, और आखिरकार विक्रम इस वीरान और बेजान भूतिया खंडहर पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर की सारी नसें डर से फट रही हों। कुछ देर तो वह दूर से ही सहमा हुआ उस खंडहर को देखता रहा और अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडहर डरावना और भयानक दिख रहा था।
विक्रम खंडहर के दरवाजे से अब अंदर आ चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवार और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां कुछ ना दिखा। विक्रम डरता हुआ चिल्लाया, लो अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी ना, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। विक्रम जैसे ही यह बोल के वापस जाने लगा, वैसे ही खंडहर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगीं और तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको मत, जाओ। विक्रम अब डर से सिहर रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था, सिर से पसीने की धारा और भी तेज हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची कुची हिम्मत को समेटते हुए पीछे की ओर मुड़ता है, पर इस बार भी उसको कोई ना दिखाई दिया तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के जीना नहीं चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। यह वही लड़की थी जिसे विक्रम ने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही विक्रम बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडहर सन्नाटे से भर जाता है। कुछ देर बाद विक्रम बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं मंजुलिका हूँ और तुमने मुझसे वादा किया था, शायद तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं, मैं तुम्हें बस अपनी बात कहना चाहती थी। विक्रम बोलता है, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? मंजुलिका उसे अपना जवाब देते हुए बोलती है, तुम मुझे भूल चुके हो इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। विक्रम फिर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मंजुलिका उसे याद दिलाते हुए कहती है, याद करो जब हम अच्छी दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगी, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। विक्रम उसकी तरफ देखकर बोलता है, देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मंजुलिका उससे बोलती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली या तुम्हें रोकने वाली? लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। विक्रम उससे बोलता है, देखो तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। मंजुलिका उसे बताती है, बात आज से 4 साल पहले की है। तब यह खंडहर की एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई राहुल और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहा करती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ राहुल को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे पापा और मम्मी राहुल से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा राहुल को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर राहुल इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे मम्मी पापा को अपने सपनों का कफन पहना दिया था, उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसका जो जी चाहता वो वही करता था। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में करा दिया। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर राहुल के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीत तक गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। औरतों और दिन गाली गलौज करना, जुआ खेलना, शराब और गांजे का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। मम्मी पापा दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर आ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। राहुल की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था, इसीलिए उन्होंने आसपास में एक फैसला लिया कि वह राहुल को सिर्फ डराने के लिए यह कहेंगे कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सारी की सारी वसीयत और प्रॉपर्टी मंजुलिका के नाम कर देंगे। शायद इस बात को सुन के उसमें कोई फर्क आए और वो बदल जाए। बस यही सोचकर पापा ने राहुल के आते ही उससे बोला कि राहुल,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी। और इसी वक्त राहुल नशे की हालत में हंसते हुए बोलता है, डैड, ऐसी कौन सी बात करनी है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? राहुल के पिता बोलते हैं। अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वो भी अपनी माँ के लिए। डैड, अभी मेरा मुंड खराब मत करो, मैं कल बात करूंगा आपसे। राहुल के पिता बोलते हैं, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। राहुल बोलता है, तो फिर वक्त क्यों नहीं, जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? फिर राहुल के पिता बोलते हैं, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है? राहुल अपने पिता से बोलता है, जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरे बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामा खा अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। राहुल के पिता बोलते हैं, देखो मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक बिल्कुल नहीं है, तेरे जैसी नालायक औलाद तो ऊपर वाला दुश्मन को भी ना दे। राहुल अपने पिता से बोलता है, देखो मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। राहुल के पिता बोलते हैं, अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। राहुल अपने पिता से बोलता है, कौन सा फैसला? कैसा फैसला? देखो मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद मत करो। राहुल के पिता बोलते हैं, हमने यह फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम हमारे लिए मर चुके हो, हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनाई है और उसके मुताबिक हमारी सारी जायजा पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मंजुलिका का होगा, तुम्हारा नहीं। राहुल ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुढ़े, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन यह सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा। तब ना राहुल के पिता बोलते हैं, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? राहुल बोलता है, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी राहुल आगे बढ़ता है और मेज पर रखे गमले को उठाकर अपने पिता के सर पर जोर से ना जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगता है। राहुल के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहते हैं, तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा, मंजुलिका इसका बदला जरूर लेगी। राहुल बोलता है, जब जिंदा रहेगी तब ना, अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा ना नहीं रह सकता, इस पूरी जायदाद का मालिक मैं हूँ, मंजुलिका नहीं। राहुल के पिता जमीन पर गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी राहुल की माँ वहाँ आ जाती है और यह सब देखकर दंग रह जाती है। राहुल की माँ जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया? काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोंट दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राहुल हंसते हुए बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी, अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलवाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया था कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। राहुल की माँ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गमला उठाकर उनके सर पे दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर राहुल उनकी गला दबाकर हत्या कर देता है। ये सब सुनने के बाद विक्रम ने मंजुलिका से पूछा, मंजुलिका, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? मंजुलिका बताती है, मुझे भी मेरे भाई राहुल ने ही मारा। राहुल के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया, तब मैं सो रही थी। उसने मेरी तकिया से ही मेरा गला घोंट दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। विक्रम पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? मंजुलिका बताती है, राहुल ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के पैखाने की दीवार में जुड़वा दिया, और कुछ ही दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझ सके और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि यह पूरा बंगला भूतिया है। समय बीता गया और यह बंगला एक भयानक भूतिया खंडहर में बदल गया। विक्रम पूछता, ये सब मुझे क्यों नहीं याद है, और तुमने मुझे यह सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलवाया? मंजुलिका उसे बताती है,
क्योंकि हमारे साथ जब यह हादसा हुआ था तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। विक्रम बोलता है, तो क्या यह मेरा दूसरा जन्म है? मंजुलिका जवाब देती है। हाँ, विक्रम मंजुलिका से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंजुलिका जवाब देती है, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। विक्रम बोलता है, लेकिन यह कैसे संभव है? मंजुलिका बोलती है, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के पैखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। आजकल राहुल दूसरे शहरों में रहता है, वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विक्रम ने वैसा ही किया जैसा उसे मंजुलिका ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर पैखाने की दीवार की खुदाई करवाई। पैखाने की दीवार में से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले और फिर पुलिस की मदद से राहुल को पकड़ लिया गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। राहुल की बची कुची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस यह सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वह अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। वहीं विक्रम अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मंजुलिका उस भूतिया खंडहर से मुक्त हो चुकी थी। विक्रम के दिन फिर से पटरी पर लौट आए थे। वह वापस मुंबई भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वह बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में एक आवाज आई, तुम कब आओगे? अपना किया वादा कब निभाओगे? विक्रम ने पलट कर देखा तो वहां मंजुलिका खड़ी थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। विक्रम पूछता है, मंजुलिका? तुम? मंजुलिका बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। विक्रम मंजुलिका से बोलता है, तुम मुझे बहुत याद आओगी। तभी मंजुलिका हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।